हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का शुभारंभ किया। इस समारोह के अवसर पर पोस्टल स्टाम्प भी जारी किया गया है और साथ ही सीबीआई के पुणे, नागपुर और शिलांग में तैयार हुए ऑफिस का भी शुभारंभ किया गया है। डायमंड जुबली का आयोजन 60 साल पूरे होने पर किया जाता है। सीबीआई का गठन 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। इसका गठन संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया था। वर्तमान में सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के तहत कार्यरत है। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर SK जायसवाल हैं। सीबीआई देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इसके पास गंभीर मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने और देश के पुलिस बलों को भ्रष्टाचार से लड़ने में लीडरशिप मुहैया कराने की दोहरी जिम्मेदारी है। सीबीआई में क्राइम के लिए 3 डिवीजन तैयार किए गए हैं। इनमें एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन एंड स्पेशल क्राइम डिवीजन शामिल है। गौरतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। इसके मुख्य काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुराचार आदि मामलों की जांच करना। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना। साथ ही ये भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी काम करती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। यूके ने CPTPP यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को स्वीकार कर लिया है। अब इसे यूके की संसद और CPTPP में शामिल सदस्यों द्वारा रेटिफाई किया जाएगा। यूके ने इसे ब्रेक्जिट के बाद मिली स्वतंत्रता बताया है। यूके के यूरोपियन यूनियन से अलग होने को ब्रेक्जिट कहा जाता है। CPTPP एक 11 सदस्यीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक यूके समेत इन 11 देशों की GDP वैश्विक स्तर पर 11 ट्रिलियन यूरो के करीब है। ये TPP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के ही स्थान पर लाया गया है। गौरतलब है कि साल 2017 में USA TPP इससे बाहर हो गया है। यूके के इस समूह में शामिल होने के कई फायदे हैं। यूके की ग्रोथ में इजाफा होगा, सदस्य देशों के बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे यूके अपनी वस्तुएं और सेवाएं बेच सकेगा। इससे डिजिटल ट्रेड को भी फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि भारत CPTPP का हिस्सा नहीं है। चीन ने 2021 में इसमें सदस्यता के लिए आवेदन किया था। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने वाइकोम सत्याग्रह के साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर केरल सरकार ने वाइकोम में इस सत्याग्रह की याद में एक मॉन्यूमेंट की स्थापना की बात कही है। वाइकोम सत्याग्रह चतुर्वर्ण्यम की प्रथा के खिलाफ शुरू किया गया था। यह कई आंदोलनों की श्रृंखला में से एक था। इसने मंदिर प्रवेश आंदोलन की नींव रखी। ये सत्याग्रह 30 मार्च 1924 को त्रावणकोर रियासत के वाइकोम से शुरू हुआ था। त्रावणकोर रियासत वर्तमान में केरल का हिस्सा है। ये वो वक्त था जब अस्पृश्यता को लेकर त्रावणकोर रियासत में गैर मानवीय नियम बनाए गए थे। ये कानून इतने कड़े थे कि मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ मंदिर से जुड़ी सड़क पर भी चलने पर भी प्रतिबंध था। इजाया और पुलाया जातियों को निम्न माना जाता था। इन्हीं सब प्रथाओं के विरोध के लिए वाइकोम सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसमें पहली बार त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक तरीके अपनाए गए थे। के कलप्पन इस आंदोलन से बड़े स्तर के नेतृत्व बनकर उभरे। उन्हें केरल के गांधी के तौर पर जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में वे केरल से चुने गए पहले सत्याग्रही थे। और देश भर में आज राज्यसभा दिवस मनाया जा रहा है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा अस्तित्व में आई थी। 1952 में ही राज्यसभा के तत्कालीन सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने काउंसिल ऑफ स्टेट के हिंदी नाम राज्यसभा की घोषणा की थी। राज्यसभा का गठन एक रिव्यू हाउस के तौर पर हुआ है, जो लोकसभा द्वारा पास किए गए प्रस्तावों की जांच करता है। यह एक स्थायी सदन है और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य बदल जाते हैं।
इसके लिए एक चुनाव प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों को राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है। वर्तमान में इस सदन में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्यों का निर्वाचन और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत होने वाले सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के क्लॉज 4 में इसके सदस्यों के चुनाव की चर्चा है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा की स्थापना भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, सहभागितापूर्ण व विकासशील बनाने के मकसद से की गई थी। संविधान सभा में जब इस सदन के अस्तित्व पर बहस चल रही थी तो इसके पक्ष में दलील दी गई कि यह सदन राज्यों के पक्ष को मजबूती से रखने में सहायक होगा। इस द्विसदनीय व्यवस्था को चेक एंड बैलेंस थ्योरी के अनुसार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी माना गया है। अगर लोकसभा किसी बिल को जल्दबाजी में पारित कर देती है तो राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करती है। संसद का उच्च सदन लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता के निरंकुशता वाले निर्णयों पर अंकुश लगाने के लिए भी जाना जाता है। आइए बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में वाईकोम सत्याग्रह का साल भर चलने वाला समारोह शुरू किया गया है। वाईकोम कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। सीबीआई को शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, विदेश व्यापार नीति किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब है विकल्प वी यानी वाणिज्य मंत्रालय। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व ऐसे सिद्ध प्राणी है जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित है। उपयुक्त में से सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प वी यानी केवल दो कथन सही है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की संकल्पना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं। 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाघों के संरक्षण के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रम लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर स्पीशीज कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया अपनी तरह का दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम था। इस मौके पर 9 अप्रैल को मैसूर में कमेमोरेटिंग 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही 2022 के बाघों की संख्या के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। इस साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर रिजर्व्स अधिसूचित किए गए थे। इनमें बांदीपुर, कॉर्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पालोम, रणथंभौर, सिमलीपाल और सुंदरबन शामिल हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व असम में, मेलघाट महाराष्ट्र में तो पलामू झारखंड में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल ओडिशा में तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L के तहत NTCA का गठन किया गया है। NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक सांविधिक संस्था है। छत्तीसगढ़ के नगरी डूबराज चावल को GI टैग दिया गया है। इसके साथ ही मुरैना की गजक और रीवा के सुंदरजा आम को भी GI टैग प्रदान किया गया है। मुरैना और रीवा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वाराणसी के 4 उत्पाद बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा यानी बैंगन और आदम चीनी चावल को GI टैग से नवाजा गया है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हासिल होगी। नगरी डूबराज चावल के GI टैग के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह ने अप्लाई किया था। नगरी डूबराज चावल को इसकी खुशबू के लिए छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है। इन चावलों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। साथ ही इनका ओरिजिन सिहवा स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम से माना जाता है। 2019 में छत्तीसगढ़ के जीराफूल चावल को भी GI टैग दिया गया था। आपको बता दें कि चावल खरीफ की फसल है जिसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और पानी की पर्याप्त सप्लाई की जरूरत होती है। दुनिया में चावल के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। GI टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है। साथ ही GI टैग किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है।
4 अप्रैल को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जयंती मनाई जा रही है। यह जैन समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। जैन समुदाय के अन्य महत्वपूर्ण पर्वों में पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व, पंच कल्याणक पर्व और दीपक मालिका पर्व शामिल हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन शास्त्रों के अनुसार इनका जन्म हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने में ब्राइट हाफ ऑफ द मून यानी शुक्ल पक्ष के 13वें दिन हुआ था। यह हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। एक परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास किसी गांव में हुआ था। आरंभ में महावीर स्वामी गृहस्थ जीवन में थे। बाद में 30 साल की अवस्था में घर छोड़कर ये सन्यासी हो गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी 12 साल की लंबी यात्रा के दौरान एक भी बार वस्त्र नहीं बदले, जबकि कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही उन्होंने वस्त्र का एकदम त्याग कर दिया था। कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी कारण वे महावीर अर्थात महान शूरवीर या जिन अर्थात विजेता कहलाए। उनके द्वारा चलाए गए धर्म को मानने वाले जैन कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार 5 व्रत हैं। अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, अमृषा अर्थात झूठ नहीं बोलना, अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों पर संयम रखना। महावीर स्वामी ने इनमें केवल 5वां व्रत जोड़ा है। 4 व्रत पहले से ही चले आ रहे थे। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था, इसलिए इसे व्यापारियों द्वारा ही ज्यादा अपनाया गया। किसान जिन्हें फसल बचाने के लिए कीटों को मारना पड़ता था, इन नियमों को मानने में असमर्थ थे। जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल हैं। जैन धर्म के तर्क के मुताबिक सही समझ और ज्ञान विकसित कर मनुष्य को स्वयं के मन को नियंत्रित करना चाहिए। यदि इसमें सम्यक आचरण भी जोड़ दिया जाए तो मनुष्य मुक्ति या निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाता है। भारत और मलेशिया के बीच व्यापार संबंधी पेमेंट्स को लेकर भारतीय रुपए में करने पर सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी मुहैया कराई है। ये निर्णय आरबीआई द्वारा जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रुपए में सेटल करने की अनुमति देने के बाद आया है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही डॉलर की कीमतें रुपए के मुकाबले बढ़ रही हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सेटलमेंट के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कुआलालंपुर में स्थित इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया में स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स खोला है। वोस्त्रो अकाउंट्स घरेलू मुद्रा में पेमेंट्स के लिए खोले जाने वाले खाते हैं। इनमें घरेलू बैंक विदेशी बैंक में अकाउंट्स खोलता है, जिससे बैंक्स अपने ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया करा सकें। वोस्त्रो का लैटिन भाषा में अर्थ है योर्स। रुपया का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से विदेशी मुद्रा भंडारण की जरूरत कम होगी। वैश्विक स्तर पर भारतीय मुद्रा का स्टेटस भी बढ़ेगा। करेंसी रिस्क में भी कमी आ जाती है। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से सही का चयन कीजिए। जीराफूल छत्तीसगढ़, नगरी डुबराज मध्य प्रदेश, आदमचीनी उत्तर प्रदेश। केवल एक युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही हैं, केवल 3 युग्म सही हैं या इनमें में से कोई भी युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। पलामू टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। चलिए अब बारी है पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने की और उनके सही उत्तर जानने की। पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में वायकॉम सत्याग्रह का साल भर चलने वाला समारोह शुरू किया गया है। वायकॉम कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी केरल। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। सीबीआई को शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी सीबीआई एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसे एक प्रस्ताव के जरिए गठित किया गया था। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की यात्रा पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सहयोग करेगा।
दोनों देशों की सीमा के बीच पहला इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट स्थापित किया जाएगा। ये चेकपोस्ट पश्चिम बंगाल के जयगांव के पास स्थित किया जाना संभावित है। इसके अलावा भारत और भूटान के बीच कोकराझार गेलेफू रेल प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ये भारत और भूटान के बीच पहली रेल लिंक होगी। ये प्रोजेक्ट दक्षिण एशिया में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा चूखा जलविद्युत परियोजना में भारत की तरफ से टैरिफ रिवाइज करने की बात कही गई है। चूका परियोजना वांगचू नदी पर स्थित है। इसे पूरी तरह से भारत सरकार ने फंड किया था। आपको बता दें कि हिमालय में बसा भूटान एक छोटा सा लैंड लॉक्ड देश है। इसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इस देश ने अपनी सीमाएं बाहरी व्यक्तियों के लिए साल 1970 में खोली थी। 2008 में ये देश संसदीय लोकतंत्र बना। भूटान भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। रिपोर्ट में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक को टॉप रैंक हासिल हुई है। तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर काबिज रहा। उत्तर प्रदेश में 18वीं यानी सबसे आखिरी पायदान पर जगह मिली है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसे 4 पिलर्स पर तैयार किया जाता है। इनमें पुलिस, न्यायपालिका, कैदी और लीगल एड्स यानी विधिक सहायताएं शामिल हैं। रिपोर्ट को तैयार करने में दक्ष, टिस प्रयास और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे फाउंडेशंस ने मदद की है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों ने विधिक सहायता के लिए बजट एलोकेशन में तो वृद्धि की है, वहीं लीगल एड क्लिनिक्स में 2019 से लेकर 2021 के बीच 44% की कमी देखने को मिली है। रिपोर्ट में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में बजट की कमी को लेकर चिंता जाहिर की गई है। चंडीगढ़ और दिल्ली के अलावा कोई भी राज्य या संघ शासित प्रदेश न्यायिक व्यवस्था पर अपने खर्च का 1% भी व्यय नहीं करता है। इसके अलावा पुलिस, प्रिजन स्टाफ, न्यायपालिका और लीगल एड में वैकेंसी की समस्या भी बताई गई है। पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो 152.8 प्रति लाख है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो 222 प्रति लाख होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय जेल ओवर ऑक्यूपाइड हैं। 77.1% के करीब कैदी अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1 मिलियन लोगों पर केवल 19 जज हैं। ये आंकड़ा विधि आयोग 1987 द्वारा निर्धारित लक्ष्य 50 जज प्रति मिलियन से काफी दूर है। MSSC यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। MSSC को सरकार ने बजट 2023 में घोषित किया था। इस योजना के तहत महिला खुद खाता खोल सकती है। माइनर लड़की के मामले में गार्जियन खाता खोल सकते हैं। इस योजना में 31 मार्च 2025 से पहले खाता खोलना है। इनमें कम से कम 1000 और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। योजना में सालाना 7.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। डिपॉजिट रेट से 2 साल के बाद धनराशि मैच्योर हो जाएगी। योजना के तहत अकाउंट्स खोलने पर 1 साल के बाद 40% बैलेंस निकाला भी जा सकता है। अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद ही बंद किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में मैच्योरिटी के पहले भी अकाउंट बंद किया जा सकता है। इसमें अकाउंट होल्डर की मौत, जानलेवा बीमारी के मामले में या गार्जियन की मौत केस जैसी स्थिति में अकाउंट्स को बंद किया जा सकता है। योजना के तहत अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस या किसी भी प्राधिकृत बैंक में खोले जा सकते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने लोकसभा में इकोनॉमिक सेंसस से जुड़े सवाल पर जानकारी मुहैया कराई है। इकोनॉमिक सेंसस में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद सभी नॉन फॉर्म इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट की गणना की जाती है। यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट से मतलब किसी भी ऐसी यूनिट से होता है जहाँ पर वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा हो। पहला इकोनॉमिक सेंसस लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश भर में साल 1977 में आयोजित किया गया था। छठवां इकोनॉमिक सेंसस 2013-14 में आयोजित किया गया था। छठवें इकोनॉमिक सेंसस के मुताबिक देश के कुल 5,84,95,359 इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट मौजूद हैं। छठवें इकोनॉमिक सेंसस में सभी कृषि और गैर कृषि गतिविधियों वाले एस्टेब्लिशमेंट की गणना की गई थी। इसमें क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी को शामिल नहीं किया गया था। इसमें पहली बार हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम एस्टेब्लिशमेंट की गणना भी की गई थी। इकोनॉमिक सेंसस का डाटा रिसर्च, एनालिसिस और नीति निर्माण में मददगार होता है। इसे केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा तैयार किया जाता है।
चलिए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने का। पहला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? विधि आयोग, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट या फिर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक सेंसस हर साल आयोजित किया जाता है। इकोनॉमिक सेंसस को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए अब जान लेते हैं पिछले बुलेटिन पर कौन से प्रश्न पूछे गए थे और क्या है उनके सही उत्तर। प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों में से सही का चुनाव कीजिए। जीरा फूल छत्तीसगढ़, नगरी डूबराज मध्य प्रदेश, आदमचीनी उत्तर प्रदेश। इनमें में से कितने युग्म सही हैं? केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म या इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दो युग्म सही हैं। नगरी डूबराज चावल का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। पलामू टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही विकल्प है डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। फिनलैंड पश्चिमी देश के सैन्य संगठन नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। फिनलैंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही सोवियत संघ के पक्ष में तटस्थ रहा, मगर यूक्रेन पर रूसी हमले के तुरंत बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया था। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक और सैनिक गठबंधन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वॉशिंगटन में ही की गई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। फिनलैंड के शामिल होने से पहले इसके सदस्य देशों की संख्या 30 थी, जिनमें अमेरिका और कनाडा सिर्फ उत्तरी अमेरिकी देश हैं, जबकि बाकी सभी देश यूरोपीय हैं। फिनलैंड से पहले साल 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में नाटो में शामिल किया गया है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब होता है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इस सिद्धांत का जिक्र नाटो संविधान के अनुच्छेद 5 में किया गया है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। इसके सभी सदस्यों का कुल सैनिक खर्च दुनिया के रक्षा खर्च का 70% से अधिक है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैनिक खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली साझे तौर पर 15% खर्च करते हैं। आपको बता दें कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है। कर्नाटक के बागवानी मंत्री मुन्नी रत्न पर हेट स्पीच के लिए आईपीसी की धारा 153A के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। मंत्री पर आरोप है कि उसने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ईसाइयों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण भाषण दिया है। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में सजा का प्रावधान करता है। इसके तहत 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। वर्तमान में इस कानून के दुरुपयोग के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। धारा 153A और 153B के तहत कोर्ट में मामला शुरू करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। हालांकि प्रारंभिक जांच के लिए ऐसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 153A मूल दंड संहिता का हिस्सा नहीं था। इसे 1898 में अधिनियमित किया गया था। इससे पहले विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए राजद्रोह के अंग्रेजी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता था। वहीं हेट स्पीच को आईपीसी में कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसके लिए अलग अलग मामलों में आईपीसी के अलग अलग धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। धारा 153A और 153B दो समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाती है, जबकि धारा 295 जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले
कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है। वहीं धारा 505 का क्लॉज 1 और 505 के क्लॉज 2 ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध बनाती है जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 हेट स्पीच के दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकती है। ऐसे व्यक्ति विधायिका की सदस्यता रखने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। इसी कानून की धारा 123 के क्लॉज 3A और 125 चुनाव में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर रोक लगाती है और इसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य के तहत शामिल करती है। उधर भारत को 4 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। इस आयोग में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2027 को खत्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इस आयोग की स्थापना 1947 में की गई थी। वर्तमान में ये वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। यहाँ दुनिया भर के सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविद एक साथ आते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। यह UNSD यानी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के काम की देखरेख भी करता है। इतना ही नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। यह सांख्यिकी मानकों की स्थापना के साथ साथ अवधारणाओं और तरीकों के विकास के लिए भी जिम्मेदार है। वर्तमान में इस निकाय में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। इसके सदस्यों में अफ्रीका में 5 देश, एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4, पूर्वी यूरोप से 4, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र से 4, पश्चिम यूरोप से 7 देश शामिल होते हैं। इन्हें एक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की ओर से चुना जाता है। इस बार के चुनाव में भारत को गुप्त मतदान के जरिए चुना गया है, जबकि अर्जेंटीना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका को बगैर मतपत्र के मौखिक मतदान के माध्यम से चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारत ने 53 में से 46 वोट हासिल किए हैं, जबकि प्रतिद्वंदी कोरिया गणराज्य को 23 वोट और चीन को 19 वोट और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले हैं। मौसम विज्ञान संस्थाओं द्वारा मई 2023 में अल नीनो के विकास का अनुमान लगाया गया है। मई या जून में अल नीनो के विकास से दक्षिण पश्चिमी मानसून के कमजोर होने की संभावना बनी रहती है। इस माह में भारत को कुल वर्षा का लगभग 70% प्राप्त होता है। अल नीनो एक अजीबोगरीब समुद्री और जलवायु घटना है जो कुछ अंतराल पर दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर दिखता है। मजे की बात यह है कि अल नीनो प्रकट करने वाला पेरू का तट अटाकामा के ठंडी समुद्री जलधारा वाला क्षेत्र है। यहाँ ये धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि अल नीनो धारा गर्म होती है और इसकी प्रवाह की दिशा उल्टी यानी उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। यह आमतौर पर क्रिसमस के आसपास प्रकट होती है और यहाँ के समुद्री सतह को गर्म कर देती है। समुद्री सतह के असामान्य रूप से गर्म होने से ऊपर बहने वाली व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनके उलझने का कारण भी बन सकती हैं। इससे व्यापारिक हवाओं के जरिए दुनिया भर के अधिकांश स्थानों पर जो वर्षा होती है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। अल नीनो का प्रभाव भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर भी पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि अल नीनो के साल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। इससे देश के कई इलाकों में सूखे की संभावना बढ़ जाती है और अल नीनो के कारण भारत और दुनिया के कई दूसरे इलाकों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और प्रशांत द्वीप समूह में हीट वेव और सूखे की संभावना भी बढ़ जाती है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे पश्चिमी तटों में यह भारी वर्षा और बाढ़ के साथ प्रवाल भित्तियों के विरंजन और मृत्यु का कारण बनता है। आइए अब बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हेट स्पीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईपीसी की धारा 153 हेट स्पीच को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती है। हेट स्पीच के तहत दोषी व्यक्ति संसद या विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होता है, मगर वह विधायिका की सदस्यता रखने के बाद दोषी पाया जाता है तो वह सदस्यता से अयोग्य नहीं होता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। दूसरा प्रश्न है आज का, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक निश्चित अंतराल पर दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर दिखने वाला एक समुद्री और जलवायु घटना है।
इसके प्रभाव में व्यापारिक हवाएं मजबूत होकर दुनिया भर में वर्षा की मात्रा को बढ़ा देती हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? विधि आयोग, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट या फिर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट? सही जवाब है विकल्प सी यानी टाटा ट्रस्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है, मगर रिपोर्ट को तैयार करने में दक्ष, टिस प्रयास और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे फाउंडेशंस द्वारा मदद की जाती है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक सेंसस हर साल आयोजित किया जाता है। इकोनॉमिक सेंसस को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन ही सही है। इकोनॉमिक सेंसस हर साल आयोजित नहीं किया जाता है, जबकि इसे केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा तैयार किया जाता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और साल की थीम हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है। गौरतलब है कि 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। 2023 में ये संगठन अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर रहा है। 1948 में स्थापित WHO यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका मकसद दुनिया को स्वास्थ्य के मसले पर सुरक्षित रखना और वल्नरेबल सेक्शन तक सुविधाएं पहुंचाना है। WHO कई मुद्दों पर काम करता है, मसलन मानव पूंजी की देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए भी काम करना, छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए भी काम करना। इसके अलावा संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए भी जिम्मेदार है। WHO के प्रशासन के लिए 2 निकाय जिम्मेदार होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्रमुख नीति निर्माता संस्था है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड असेंबली के निर्णयों और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे असेंबली के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नॉमिनेशन पर नियुक्त किया जाता है। डायरेक्टर जनरल को केवल एक बार रीअपॉइंट किया जा सकता है। WHO के वर्तमान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस हैं। यूनियन कैबिनेट ने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी है। नीति के जरिए निजी क्षेत्र की जिम्मेदारियां और भूमिकाओं को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए साल 2020 में खोला गया था और इसके बाद से 200 से ज्यादा स्टार्टअप इस क्षेत्र में सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की घोषणा 24 जून 2020 को की गई थी। इसका गठन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत स्वतंत्र नोडल एजेंसी के तौर पर किया गया था। आधिकारिक तौर पर इसका शुभारंभ 10 जून 2022 को किया गया था और इसका मकसद NGEs यानी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज की विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। इसे अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं के लिए एक एकल विंडो के तौर पर स्थापित किया गया है। इन स्पेस भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कैबिनेट ने महाराष्ट्र के हिंगोली में LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के गठन को मंजूरी भी दी है। LIGO कॉस्मिक गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए काम करेगी। ये दुनिया में तीसरी LIGO ऑब्जर्वेटरी है, जिससे पहले 2 ऑब्जर्वेटरी US में मौजूद हैं। हाल ही में विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों संस्थाओं ने भारत की ग्रोथ रेट को लेकर आंकड़े जारी किए थे। दोनों ही संस्थाओं ने पूर्व में जारी आंकड़ों की तुलना में भारत की ग्रोथ में कमी की है। विश्व बैंक के इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.3% आंकी है, जबकि विश्व बैंक ने दिसंबर 2022 में भारत के लिए 6.6% ग्रोथ रेट की घोषणा की थी। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट 6.4% रहने की उम्मीद जाहिर की है। ADB की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। यह अपने सदस्यों और सहयोगियों को ऋण,
तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश के जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। एडीबी में वर्तमान में 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत के क्षेत्र से और 19 दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस की मंडलियोंग सिटी में स्थित है। एडीबी का गठन 1966 में हुआ था और भारत एडीबी का सदस्य साल 1966 से है। डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली फ्लैगशिप रिपोर्ट है। वहीं एडीबी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी करता है। तमाम नए बदलावों के साथ 1 अप्रैल 2023 से BS6 फेज 2 के RDE नॉर्म्स भी लागू हो गए हैं। RDE यानी रियल ड्राइविंग नॉर्म्स में व्हीकल्स के साथ OBD यानी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक की व्यवस्था की गई है। OBD से रियल टाइम एमिशन मॉनिटर किया जा सकेगा। फेज 2 में व्हीकल्स के हार्डवेयर पार्ट में बदलाव किया जा रहा है। लैब टेस्टिंग के अलावा ऐसे व्हीकल्स जिसमें पहले से OBD नहीं है, उन्हें ये डिवाइस लगाना ही होगा, तभी ये व्हीकल्स BS6 फेज 2 के मानकों पर खरे उतरेंगे। BS6 यानी भारत स्टेज नॉर्म 6 अप्रैल 2020 से लागू हुए थे। इनमें व्हीकल्स से होने वाले प्रदूषण को लेकर नियम कड़े किए गए थे। व्हीकल्स में पार्टिकुलेट फिल्टर्स लगाने की बात कही गई थी, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सके। भारत स्टेज नॉर्म्स 1 साल 2000 में लागू किए गए थे। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक होता है। भारत में 8% के करीब ग्रीन हाउस गैस एमिशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। देश में वाहनों से होने वाले एमिशन को कम करने के लिए VS नॉर्म्स के अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग और फेम योजना जैसे उपाय किए जा रहे हैं। फेम से मतलब फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेम योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के मकसद से लॉन्च की गई थी। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए साल 2020 में खोला गया था। उपयुक्त में से सही कथन का या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। हेट स्पीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईपीसी की धारा 153A हेट स्पीच को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती है। हेट स्पीच के तहत दोषी व्यक्ति संसद या विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होता है, मगर वह विधायिका की सदस्यता रखने के बाद दोषी पाया जाता है तो वह सदस्यता के अयोग्य नहीं होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प ए। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक निश्चित अंतराल पर दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर दिखने वाला एक समुद्री और जलवायु घटना है। इसके प्रभाव में व्यापारिक हवाएं मजबूत होकर दुनिया भर में वर्षा की मात्रा को बढ़ा देती हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प ए। दूसरा कथन गलत है। दरअसल समुद्री सतह के असामान्य रूप से गर्म होने से ऊपर बहने वाली व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे व्यापारिक हवाओं के जरिए दुनिया भर के अधिकांश स्थानों पर होने वाली वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।